में आती है। तो इस पे है ना, ये एक बड़ा हाँ ठीक है, उसको मैंने नोट कर लिया है। तो समय हमारा हो गया है, हम लोग चालू करते हैं। बाकी लोग जो लोग बीच में ज्वाइन करेंगे करते रहेंगे, क्योंकि आज विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद थोड़ा समय लगेगा। तो देखिए, आज एक हम ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो नेचुरोपैथी या की माइक, अपने स्पीकर माइक बंद कर लीजिए सब लोग, तो डिस्टर्ब होता है प्लीज। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या बोलेंगे, एक प्रोसीजर है, पद्धति है, जिसको हम बोलते हैं एनीमा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कोलोनिक इरिगेशन। और जो पतंजलि योग सूत्र में जो बताया गया है उसके हिसाब से जो षटकर्म है उसमें जो वसती क्रिया कहलाती है। इसका मतलब होता है आंतों को, स्पेशली बड़ी आंतों को साफ करना। इसी को हम लोग बोलते हैं एनीमा। तो ये क्या होता है, कैसे लिया जाता है, क्यों जरूरी है, इन तमाम विषय पे हम लोग आज बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। और आप लोग माइक स्पीकर बंद कर लीजिए प्लीज, स्पीकर लोग बंद कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है ना प्लीज। तो क्यों एनीमा की जरूरत है और एनीमा है क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई साथ में होगा, रीना है क्या ऑनलाइन? मैं हूँ जी जी अच्छा, जी पता। आपके पास डब्बा रखो, थोड़ा एनीमा का डब्बा पहले लोगों को दिखा दें। कुछ लोग नए हैं तो उनको अपन थोड़ा सा यदि डब्बा सामने हो आपके, तो एनीमा का पॉट बता दें, फिर मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि बाद में फिर इसका समय नहीं मिलेगा। सर आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई। मेरी आवाज आ रही है अभी? नहीं सर, अभी डिस्टर्ब आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, मैं दूसरा यहाँ से वो करता हूँ, एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। नहीं घर पर तो आवाज ठीक है, क्लियर है आपकी तरफ से। हाँ, तो दिखाइए कि डब्बा जो एनीमा पॉट करके मार्केट में ऑनलाइन भी मिलता है, और जो सर्जरी इक्विपमेंट वगैरह रखते हैं आजकल वो एलोपैथिक, उन लोग भी रखने लगे हैं। तो वो डब्बा देखने में इस तरीके का होता है, इसको आप देख लीजिए। इसमें एक कंटेनर होता है, थोड़ा अच्छे से दिखाइए दूर से, डब्बा पूरा दिख नहीं रहा है। तो ये डब्बा होता है, इसमें एक कैथेटर होता है, एक पाइप होता है, इसमें करीब 1.5 लीटर पानी आता है, और इसमें एक पाइप होता है। तो पाइप का एक हिस्सा हम लोग जो है उसमें एक देखिए एक छोटा सा वो होगा, उसमें लगा देते हैं, है ना। लगाने की जगह बताइए, है ना। पाइप का एक हिस्सा हम इसमें लगा देते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें एक लॉक लगा होता है, स्टॉपर, और साथ में उसमें एक नोजल रहती है, वो नोजल लगा देते हैं। इस पॉट को हम लोग करीब 3.5 फीट ऊपर रखते हैं, और उसमें ल्यूक वार्म वाटर, बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर का पानी डालते हैं, और एक बार हम इसके स्टॉपर को खोल के पानी निकाल देते हैं इसमें, कि बबल वगैरह, एयर बबल ना रहे। इसके बाद इसी नोजल को हम अलग अलग पोजीशन में मैं बताऊंगा, अपनी थोड़ा सा लुब्रिकेशन के लिए उसमें ऑयल लगा के हम लोग इंसर्ट करते हैं, अलग से मैं वीडियो दे दूंगा। और हम मल द्वार में, बड़ी आंत में इसको थोड़ा सा 1 आध इंच इंसर्ट करते हैं, और फिर लॉक खोल के पानी को अंदर जाने देते हैं। जब पानी काफी मात्रा में चला जाता है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत टहलना और उसमें मालिश करना, ये करने के बाद में हम मलत्याग की जो हाजत होती है तो मलत्याग कर लेते हैं। सामान्य प्रोसीजर है, फिर इसके बाद हम लोग कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने इसलिए बता दिया कि आपको क्या है एनीमा, ये एक्चुअली में बेसिकली समझ में आना चाहिए। अब अपन आते हैं कि एनीमा या इंटेस्टाइन में जो गंदगी है उसको साफ करने की जरूरत क्यों है। आपको मैं बता दूं कि जितनी बीमारी होती है उसमें से ज्यादातर बीमारी होती है पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण। मतलब हमारा जो पाचन तंत्र है, या तो उसमें हम गलत खाना डालते हैं, या गलत कॉम्बिनेशन में डालते हैं, या खाने का सिलेक्शन ही गलत है, या बहुत सारा खाना अलग अलग वैरायटी का एक साथ डाल देते हैं। कुल मिला के जब हमारे शरीर में, आंतों में प्रॉपर फूड नहीं पहुंचता, या
न्यूट्रिशन डिफिशियंट फूड पहुंचता है, या ऐसा फूड जिसमें गंदगी ज़्यादा बनती है, टॉक्सिन ज़्यादा बनता है, और पका हुआ खाना जो लोग ज़्यादा खाते हैं, अन्न ज़्यादा खाते हैं, मांस ज़्यादा खाते हैं, तो उनके शरीर में दांतों में भी और आंतों में भी मल चिपकता है। जो प्रोसेसिंग हमारी छोटी आंत में होती है खाने की, उसके बाद जो बचा कुचा जो पदार्थ है वो बड़ी आंत में जाता है मल के रूप में, और जब वो एक बल के रूप में जम जाता है तो हाजत होती है और वो बाहर चला जाता है। लेकिन इस दौरान ये जो मल बड़ी आंत में रुकता है और यहाँ पे पूरा पूरा नहीं निकल पाता, आंतों में चिपकता है और वहाँ फर्मेंट होता है या सड़ता है, उसका प्यूट्रिफिकेशन होता है। और जब वो सड़ता है, मान लीजिए आप हाजत हुई और आपने पैखाना गए और आपका 100% इवैक्यूएशन नहीं हुआ, तो 20% भी जो रुका वो वहाँ पे सड़ जाएगा। वहाँ बैक्टीरिया होते हैं, वो फर्मेंट हो जाएगा, और उससे जो गंदगी, जो एसिटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, वो आपके शरीर में, स्पेशली जो छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ जुड़ती है, मैं अभी चित्र में बताऊंगा आपको, उसके पास का जो एरिया है उसमें थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन है। ज़्यादातर न्यूट्रिशन 80% तो हमारा छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो बचा कुचा न्यूट्रिशन है मैं छोटी आंत से बड़ी आंत जहाँ मिलती है, जहाँ वो अपेंडिक्स होता है या एलियोसिकल वाल्व होता है, उस एरिया में थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, और वहीं पे बैक्टीरिया होते हैं शरीर में, स्टोर होते हैं, वहाँ से वो निकलते हैं। फिर जैसा इन्वायरमेंट रहता है, जैसा मल रहता है, बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं। तो यदि मान लीजिए आप रॉ फूड पे हैं, फलाहार पे हैं, ऐसी चीज़ पे हैं, तो उससे टॉक्सिन नहीं बनेगा फर्मेंट होने के बाद भी। लेकिन यदि आप नॉन वेज और इस तरह का जंक फूड और पका हुआ खाना या इस तरीके से खा रहे हैं कि जो वो पचा नहीं है, तो पचा है, तो वहाँ पे जब वो फर्मेंट होता है तो उससे टॉक्सिन बनता है, और ये टॉक्सिन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, और जिस एरिया में टॉक्सिन जमा है उस एरिया के अंग को वो प्रभावित करता है। तो इसलिए अभी मैं आपको एक चित्र बताता हूं, उस चित्र में आप समझ पाएंगे कि कैसे वो कहाँ कहाँ पे, और ये जो बनाई गई है, ये जो चित्र में जो आपको दिखाने वाला हूं, इस चित्र, एक मिनट ना, आपको मैं बताता हूं। अभी ये कुछ दिक्कत हो रही है, इको हो रहा है, मैं आपको ठीक है, तो मैं बता दूंगा। तो मैं जो बोलना चाह रहा था कि यदि आपका खाना गड़बड़ है और आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, तो जो भी पदार्थ जो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, पचता नहीं है, वो बड़ी आंत में जाता है। तो फिर हम उस मूल बात पे आते हैं कि मानव जाति को जितनी बीमारी होती है उसमें से ज़्यादातर बीमारी पाचन की वजह से होती है, और वो पाचन तंत्र पूरा हमारा मुंह से लेके मल द्वार तक, और इनको यदि अब 100% मान लें तो 80% बीमारी बड़ी आंत में मल जमने के कारण होती है। कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचिए, बड़ी आंत की सफाई या बड़ी आंत की हेल्थ, जो कोलोन हेल्थ है, वो आप उसको माने चाहे ना माने, दुनिया जो लोग मानती हैं, जिन लोग इस बात को समझते हैं, और ये सब कोई किसी के मन की बात नहीं, इट इज़ ए रिसर्च बेस्ड। और मैंने जो किताब का नाम बताया वो किताब मैं आपको शेयर करूंगा, सभी इस किताब को पढ़िए, देखिए ये चित्र बना हुआ है ना। तो इसका नाम है कोलोन हेल्थ, डॉक्टर नॉर्मन डब्ल्यू वॉकर की बहुत फेमस किताब है। इस किताब को सभी को, जिनको भी पर्सनल हेल्थ के बारे में कंसर्न है और जो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको सभी को ये किताब, जैसे मैंने फास्टिंग वाली बताई थी, वैसे इस किताब को भी पढ़ना चाहिए। तो ये था इसका मूल विषय कि 80% जो हमारी बीमारी, उसका ओरिजिन जो है हमारी बड़ी आंत है। इसलिए लोग बोलते भी थे पहले कि जिसकी आंतें क्लियर है, जिसकी आंतें साफ है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। रोग की शुरुआत ही वहीं से होती, फिर वो धीरे धीरे करके आपके सेलों में, आपके लीवर में, आपकी दूसरी जगह पे ऑर्गन में जाता है और ऑब्स्ट्रक्ट करता है। एक और इम्पोर्टेंट साइंटिफिक कारण है कि हमारी जो आंतें होती हैं उसमें हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट उस जगह से अटैच रहता है, जिसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। मतलब लिम्फेटिक टिश्यू सबसे ज्यादा आंतों में होते हैं। तो उस लिम्फेटिक टिश्यू में जब गंदगी जमती है और उसके ऊपर एक सीमेंट जैसी एक लेयर बन जाती है, कड़ी लेयर बन जाती है, तो लिम्फेटिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है। उसमें
फिर ब्लॉकेज चालू हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन चालू हो जाता है। और लिम्फ सिस्टम जो है हमारी शरीर की गंदगी को निकालने का एक मेजर सिस्टम है, और साथ में जब वो ब्लॉक हो जाता है तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम धीरे 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 करके चोक होने लगता है। और सभी बीमारी या ज़्यादातर बीमारी की शुरुआत यहीं से होती है। तो इसीलिए आप सभी को चाहिए कि इस बात को समझें कि आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। तो अभी हम आते हैं कि जब ये एनीमिया की बात हम फर्स्ट टाइम किसी मरीज को बताते हैं जिसने कभी एनीमिया के बारे में सुना नहीं, तो वो कुछ कॉमन सवाल हम लोगों से करते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि एनीमिया लेना क्या प्राकृतिक है? ये तो प्राकृतिक तौर पे हमारे शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है कि मल बनता है, फिर बड़ी आंत में जाता है और उसको बाहर निकाल देते थे, हावजत आती है, आंतों में एक सिस्टम होता है, पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है जिससे वो एक वेव जैसी उठती है और वो हमारी आंतों से मल बाहर हो जाता है। तो फिर एनीमिया लेने की क्या जरूरत है? सवाल करते हैं। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप प्राकृतिक करते क्या हो? अब तो प्राकृतिक कुछ नहीं करते हो, ना खाना प्राकृतिक खाते हो, ना एनवायरनमेंट में प्राकृतिक रहते हो, टूथपेस्ट भी करते हो वो भी अप्राकृतिक है, सभी कुछ अप्राकृतिक करते हो। तो इतनी सारी चीजें आप प्राकृतिक करते हो, तो सिर्फ इसके बारे में ऑब्जेक्शन क्यों लेते हो? मैं उनसे बोलता हूँ एक बार आप करके देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को यदि आप हल करना चाहते हो तो एक बार एनीमिया ट्राई करके देखिए, उसके बाद बताना कि ये ठीक है कि नहीं। तो वो लोग फिर मानते हैं, समझाना पड़ता है, कई बार काउंसलिंग करना पड़ता है। तो फिर सवाल करते हैं कि सर ये तो ठीक है, आपने बोल दिया, मैंने समझ भी लिया, लेकिन क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? यदि मैं एनीमिया ना लूं तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल चल सकता है। यदि आप खाना रॉ फूड खाएंगे, फलाहार, सलाद, ना थोड़े बहुत अंकुरित अनाज या अंकुरित बीज खाएंगे, आपको बिल्कुल भी एनीमिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन ब्रश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप पका खाना खाते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इंटेस्टाइन में जो गंदगी है उसको आप बीच बीच में एनीमिया से निकालते रहिए, और दूसरा रास्ता है कि हॉस्पिटलाइज होते रहिए। अब इसमें से आपको यदि जो रास्ता आपको लगता है कि बहुत इजी है, सरल है और कंफर्टेबल है, तो आप उस रास्ते को चुन सकते हैं। यदि आपका खाना गड़बड़ है तो आप एनीमिया भी नहीं लेना चाहते तो आप फिर डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। हाँ सर, पूछ रहे थे आप कुछ? हाँ सर, अब मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। मेरे ग्रुप में भी ये बड़ा मतलब कॉमन सवाल लोगों का था कि नेचुरल प्रोसेस है खाना डाइजेस्ट होना, स्टूल बनना, स्टूल पास होना, तो ये अननेचुरल वे इसको लोग मानते हैं। उनका कहना है कि खामखा इसको अननेचुरल वे क्यों अप्लाई करना। वही तो मैंने बताया कि उनसे पूछे कि पैरासिटामोल क्या प्राकृतिक है? जी 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 ये लग्जेटिव लेके आप माइक थोड़ा दवाइयां खाना, ऑपरेशन कराना, अंगों को काट के निकाल देना, ये प्राकृतिक है क्या? प्राकृतिक है। क्यों है? क्योंकि आप प्राकृतिक चीजों पे अपनी बात, मतलब प्राकृतिक चीजों की तरफ आप मुड़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। मैंने क्या बोला, एनीमिया की जरूरत नहीं है। यदि आप प्राकृतिक जीवन, देखिए जंगल में कोई जानवर एनीमिया लेता नहीं है, प्राकृतिक खाते हैं। कभी इवेक्यूएशन का प्रॉब्लम, कब्जियत, लूज मोशन, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार, कैंसर, ये सब किसको है? जिनकी लाइफ स्टाइल प्राकृतिक नहीं है। तो आप कुछ भी प्राकृतिक नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एनीमिया के बारे में यदि आप रिलेक्टेंट रहेंगे या अनिच्छुक रहेंगे तो फिर आप भुगतिए। मैंने बोला ना, आपके पास दो रास्ते हैं। मैं नहीं आपको फोर्स कर रहा है कि आपको एनीमिया लेना है, लेकिन फिर आप जाइए डॉक्टर के पास, आप इंजेक्शन लगवाइए, आप प्रोसीजर कराइए, बड़े बड़े टेस्ट कराइए, मशीन के अंदर घुसिए, उल्टे लटकिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराइए, बहुत सारी चीज कराइए। वो आपका रास्ता है, आपको चुनना है। हम लोग कोई किसी के ऊपर फोर्स करने वाले नहीं है। और फिर मैं बोलता हूँ कि जब आप वो कर सकते हैं तो एक बार इसको भी करके देख लीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन है उनके वो मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। अच्छा, अब सवाल है कि इसको कब लेना चाहिए? जब भी आपको कोई डिस्कम्फर्ट लगता है, पेट में गैस बन रही है बहुत ज्यादा, पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, या कोई भी नया सिम्टम आ रहा है, बुखार आ रहा है, या कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, कोई भी ऐसा सिम्टम जो पहले आपके शरीर में था नहीं, अचानक आप कहीं बाहर से आए या कुछ खा के आए या आपका एनवायरनमेंट बदला, किसी भी वजह से कुछ ऐसे सिम्टम आए जिससे डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपकी बॉडी में, तो कुछ भी ट्राई करने से पहले आपको एनीमिया लेके ट्राई करना चाहिए एक बार। यदि उसके बाद भी, मैं बोलता हूँ 70-80% चांस है
कि बहुत सारी चीज शुरुआत में ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर फास्टिंग और दूसरी बातें आती हैं, फिर करना है कि नहीं करना है। आप बुखार में तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट देखें, किसी को भी बुखार होता है, आप वो लगातार फ्रिक्वेंटली 2-3 बार यदि एनिमा ले लें, खाना नहीं है कुछ उस समय, सिर्फ एनिमा लेना है और पानी पीना है, आप देखेंगे तुरंत ही यदि 104 बुखार है और 2-3 बार एनिमा लेने के बाद 100 और 100 के नीचे पहुंच जाता है, इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है उससे। ठीक है, अब सवाल है कि इसको किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। सभी लोग एनीमा, इन्फेंट बच्चे को बहुत संभल के किसी को देना चाहिए, लेकिन जो थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया, 5 साल 6 साल है, हमारे पास अभी एक बच्ची आती है, अभी तो आना बंद हो गया है, 7 साल की है, खुद एनीमा लेती है, उसको प्रॉब्लम होता था और वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था उसको, हर महीने एक बार स्कूल से टीचर लोग उसके हॉस्पिटलाइज करते थे माँ बाप को बुला के, और वो एनीमा और थोड़ा लाइफ स्टाइल से बस ठीक है, तो अभी खुद सीख गई है, उसको समझ में भी आ गया, तो वो लेती है। कम पानी से देना चाहिए। जिसको हार्निया है या इंटेस्टाइन में कोई रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है या कोई बड़ा रोग है जैसे अल्सर है या कैंसर है इंटेस्टाइन में, ऐसे लोगों को छोड़ के, और जिसकी बहुत ज़्यादा जीवनी शक्ति मान लीजिए बहुत क्षीण हो गई है ना, उसको भी दे सकते हैं, लेकिन उसको बहुत कम पानी से देना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई साधन नहीं था तो हम लोग एनीमा का सहारा लेते हैं। बाकी तमाम लोग बिल्कुल एक निर्दोष चीज़ है, लेने में थोड़ा सावधानी रखना है, कैसे वो मेथड मैं बताऊंगा, लेकिन सभी लोग लेते हैं और सभी लोगों को फायदा होता है। अब ये है कि इसको कितने दिन में और कब कब रिपीट करना है, सवाल करते हैं जी। अपना बंद कर दीजिए कुशवाहा। तो कितने दिन में इसको रिपीट करना है? जब आपका एक्यूट केस है, मतलब कोई बीमारी। कुशवाहा जी, गुलाब जी, अपना स्पीकर माइक बंद कर दीजिए जी। हाँ जी, बंद कर दीजिए अपना माइक, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जब आप बोलेंगे तब खोल लीजिए ना। तो उस समय फ्रिक्वेंटली आप एनीमा एक दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी हम लोग दे देते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 1 बार या 2 बार, जैसे मान लीजिए आप लंबे उपवास में हैं या फलाहार पे हैं, तो 1 बार या 2 बार शुरुआत में कुछ दिनों तक एनीमा लेना चाहिए, फायदा होता है। जब एक बार आपकी बॉडी उस खाने पे अभ्यस्त हो गई और वही खाना आपका मूल आहार कुछ दिनों के लिए बनने वाला है, फिर कुछ दिनों के बाद एनीमा की जरूरत नहीं पड़ती। वीरेंद्र सिंह जी, थोड़ा बंद कर दीजिए अपना। वीरेंद्र जी, तो आपको फिर उसको ज़्यादा नहीं लेना है, उसके बाद बंद कर देना है। फिर एक सवाल आता है जो ज़्यादातर डॉक्टरों की तरफ से लोगों को बताया जाता है, जो मेडिकल के डॉक्टर हैं, जो अपने एडवांस क्या बोलते हैं, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस, इसको एलोपैथिक बोलते हैं, उनके डॉक्टर एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि आपका जो है ना गट बायोम जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है, वो आपकी आंतों की साफ हो जाएगी, तो इसलिए एनीमा लेना नहीं चाहिए, इससे आपके विटामिन सिंथेसिस नहीं होंगे बहुत सारे, तो आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। मोटे तौर पे ये बात सही है, लेकिन आप मुझे बताइए, जो अभी मैंने बताया था कि वो एलियोसिकल वॉल के पास, मतलब 1/3 पोर्शन में ही ज़्यादातर जो है ना बैक्टीरिया का जो निवास है, वहीं पे, वहीं से निकलते हैं, वहीं स्टोर रहते हैं। यदि उसके ऊपर एक कड़ी लेयर जम गई आंतों की या टॉक्सिन जम गया, तो वो बैक्टीरिया भी जो है ना वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, या जो काम करेंगे तो उनको फर्मेंट करने के लिए जो चीज़ मिलेगी वो गंदी चीज़ मिलेगी, टॉक्सिन मिलेगा, तो कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट आपको नहीं दे सकते, अल्टीमेटली टॉक्सिन ही बनाएंगे जब तक कि वो क्लीन नहीं होता। या तो लॉन्ग टर्म आप डाइट पे जाइए, फास्टिंग करिए, उससे क्लीन करिए उसको, या फिर तुरंत रिजल्ट आपको चाहिए तो आप एनीमा से उसको क्लीन करिए। तो उनका कहना अधूरा है, वो ये नहीं समझ पाते कि अभी एक मरीज है, उसको हमको तुरंत आराम देना है। ये तो आप बता रहे हो कि ठीक है, जब लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी, आप रॉ फूड पे रहोगे, तो मैंने तो पहले ही बोला आपको एनीमा की जरूरत ही नहीं है। मैं तो खुद भी मान रहा हूँ कि एनीमा प्राकृतिक नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ दवाई भी प्राकृतिक नहीं है आपकी। एनीमा जो है प्राकृतिक नहीं है, लेकिन उतना नुकसानदायक नहीं है। यदि आप कोई लेक्सेटिव लेते हैं, कोई परजेटिव लेते हैं, या दस्तकार जो दवाई लेते हैं, वो आपकी आंतों की हेल्थ को नष्ट करती है। पानी यदि आंतों में जाता है और उससे सफाई होती है, जिससे हम लोग कुल्ला करते हैं मुंह से, तो कोई नुकसान नहीं होता। वैसे उसको भी यदि हम 1-2 बार साफ कर लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। और जो थोड़ा बहुत लगता है बैक्टीरिया, वो 4 दिन लगते हैं, 4 डेज, बैक्टीरिया की कॉलोनी तुरंत बन जाती है। यदि आप उनके लिए प्रीबायोटिक, जिसको होता है ना, फल सलाद रॉ फूड डालेंगे, तो प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक मतलब ऐसी चीजें जो बैक्टीरिया को पनपने में मदद करती है बहुत फास्ट। तो यदि हमारी डाइट में प्रीबायोटिक ज्यादा है,
तो हमारे अच्छे बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोम जो उसको हेल्दी बन जाएगा, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी जो बैक्टीरिया उनकी कॉलोनी खत्म हो जाने वाली, कभी खत्म नहीं होती, वो स्टोर रहती है, शरीर बनाता है उसको, कहीं बार बार से नहीं आता। माइक्रोजाइमा जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है। फिर एक सवाल और भी करते हैं लोग, यदि हमने इसको मान लो एक बार लेना चालू कर दिया तो क्या इसकी आदत नहीं बन जाएगी कि इसके बिना हमारा पेट साफ ही नहीं होगा? ऐसा शुरू शुरू में किसी को लग सकता है। क्यों लगता है? उसका कारण एनीमा नहीं है, हमारी सोच है, हम समझ नहीं पाते। जैसे मान लीजिए आप 3 टाइम पका हुआ खाना खाते थे और आप एक बार सुबह या एक बार शाम को, किसी किसी को 2 बार आप निस्तार के लिए जाते थे। अब आपने एनीमा लिया तो एनीमा क्या करता है? पूरे इंटेस्टाइन क्लीन कर देता है। तो अब आप क्या करते हैं? आपने जब एनीमा लेना चालू किया तो आप ये उम्मीद करेंगे कि सुबह 7 बजे तो मैं पहले जाता था, अब एनीमा ले रहा हूं तो 7 बजे तो मुझे प्रेशर आ नहीं रहा है। तो नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि पहले आपकी इंटेस्टाइन पूरी साफ नहीं होती थी और आप 3-3 बार खाते थे। अभी आपने लाइफ स्टाइल चेंज किया है और एक बार खाना चालू किया है या वो भी बंद किया है, तो अभी क्या, जब अपने इंटेस्टाइन साफ कर ली तो जब तक बल्क नहीं बनता है, वहां पे एक भार नहीं आता है, तो उसमें वो मूवमेंट, जो उसकी वेव नहीं उठती है, जो उसका मोशन होता है ना, पेरिस्टाल्टिक मोशन, वो नहीं बनता है। तो आप उम्मीद मत करिए कि 7 बजे होगा, फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए, वो जब होता तब करिए। लेकिन लोग बार बार आके शिकायत करते हैं कि सर आपने बता दिया, मैं तो एनिमा ले रहा हूँ, अब मुझे तो हाजत आती नहीं, मेरे सुबह तो जाना नहीं पड़ता, तो मैं क्या करूं? मैं, चिंता मत करो, तुम तो चलते चलो, जब हाजत लगेगी तब जाना, दोपहर में जाना, शाम को। अब जानवरों का ऐसा कोई टाइम फिक्स करना, सुबह सब जानवर लाइन से 7 बजे जंगल में शेर सब लाइन लगते हैं और एक टॉयलेट जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कई जानवर तो खाते खाते भी नंबर 2 करते रहते हैं। आपने देखा होगा गाय वगैरह को, आपने घोड़े वगैरह को, बकरी वगैरह को देखा होगा, खाते रहते हैं और मल त्याग करते रहते हैं। इतना इजी है उनके लिए। हमारे दिमाग में किसी ने बैठा दिया है कि नहीं, तो ऑफिस जाने के पहले तो एक बार पेट साफ होना चाहिए, नहीं होता तो फिर कायम चूर्ण खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। हाँ, ये ख्याल रखना चाहिए कि 24 घंटे में एक बार हो जाना चाहिए। यदि वो नहीं होता तो फिर उसके लिए अपन को तरीका खोजना पड़ेगा, उसके कारण को समझना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसको बंद कैसे करना है? अब यदि आपने मान लीजिए दिन में 3 बार, 4 बार या 2 बार, एक बार एनीमा चालू कर दिया, अब लोगों का सवाल होता है कि इसको मेरे को बंद कैसे करना है। तो बंद करने का तरीका है, पहले आप 2 दिन में एक बार लीजिए, फिर उसके बाद 3 दिन में एक बार लीजिए, फिर 4 दिन में एक बार लीजिए, फिर हफ्ते में एक बार लीजिए, फिर बंद कर दीजिए, शरीर एडजस्ट कर लेगा। कोई भी इसमें बहुत टिपिकल रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। शरीर को अपन ने एक छोटी सी एक अपराध की चीज में फंसाया था अपनी हेल्थ के लिए। जैसे जैसे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी, आपकी आंतों की गति, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके लिम्फेट सब एक्टिव होते जाएंगे, तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे करके पहले 1 दिन का गैप करिए, फिर 2 दिन का गैप करिए, फिर 3 दिन का गैप करिए, फिर 4 दिन का गैप करिए। इस तरीके से उसको आप बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा अनुभव हजारों मरीजों का है, मेरा अपना भी खुद का भी अनुभव है। यही सब सवाल जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये सब मेरे भी थे। मैंने भी इसके बारे में समझा, दूसरों से, किताब से पढ़ा, और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैंने खुद अनुभव किया। किताबों की छोड़ दीजिए, किसी तीसरे व्यक्ति की छोड़ दीजिए, मैंने खुद अनुभव किया अपने, और तब मैंने समझा कि हाँ, ये बात जो लोग बोलते हैं इस बात में दम है। कुछ बातें तो नई अनुभव होती हैं, लेकिन फिर आता है कि इसमें किस किस पोजीशन में हमको लेने से फायदा होता है, कौन सी पोजीशन बेस्ट है। आप चालू कंफर्टेबल किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। यदि आपको एनिमा लेना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मार्जरी आसन, मैं वो भेज दूंगा पूरा डिटेल। मार्जरी आसन में ले सकते हैं, सीधे बैठ के ले सकते हैं, टॉयलेट में कमोड़े बैठ के ले सकते हैं, किसी भी तरीके से। लेकिन जो अच्छा तरीका है वो एक तो मार्जरी आसन वाला तरीका अच्छा है, और कभी कभी लेफ्ट साइड भी लेना चाहिए, राइट साइड भी लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है, पूरी आंतों में पानी जाता है और साफ हो जाता है। शुरुआत में कम पानी से लें, पहले आधा लीटर पानी से लें, फिर धीरे धीरे बढ़ा के उसको 1.5 लीटर पानी तक आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो तरीका अपनाया था कि यदि कभी मुझे लेना पड़ता है, मान लो टूर में कभी गए बाहर, ऐसी जगह जहाँ पे खाने का कुछ गड़बड़ होता है या मिलता नहीं है, और जो हमारे हिसाब से नहीं रहते, उसको हम एडजस्ट नहीं कर पाते, तो मैं आने के बाद 3, 4, 5 जितनी पोजीशन हो तो सब में ले लेता हूँ एक ही बार कंप्लीट। 5 डब्बे से एनीमा एक ही बार ले लेता हूँ, कभी लेफ्ट साइड से, कभी राइट साइड से, कभी मार्जरी आसन से, कभी सीधे, कभी उल्टे लेके। तो जितना इंटेस्टाइन होती है पूरी क्लीन, जब तक कि पानी साफ आने लगे
जब एकदम वाटर, जैसे आपने आयुर्वेदिक वाले और योगा वाले शंख प्रक्षालन करते हैं, 16 गिलास पानी 18 गिलास पानी पिलाते हैं, जब तक नीचे से मल की जगह पानी नहीं आने लगता है, तो वैसा तो हमको करना, हमको तो केवल बड़ी आंत साफ करना है, तो हम लोग बड़ी आंत में 4-5 डब्बे से एक करके ले सकते हैं। ये मैं अपना तरीका, मैं नहीं बोला आपको भी करना है, मैं इस तरीके से कभी कभी कर लेता हूँ जब कभी बाहर से इसमें, आमतौर पर तो उसकी जरूरत अब पड़ती नहीं है। फिर इसमें पानी कैसा लेना है, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसमें कुछ मिलाना है कि नहीं मिलाना है। आमतौर पे बॉडी टेम्परेचर का पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रेफर करते हैं। हम लोग बहुत गर्म पानी मना करते हैं, बहुत ठंडा पानी मना करते हैं। किसी ठंडी जगह पे शरीर में वो पानी को डाल के चेक कर लेना, ऐसी जगह पे, सेंसिटिव जगह पे, कि जिसमें आपको समझ में आए कि पानी से जलता नहीं है, बॉडी टेम्परेचर का पानी है, उसी पानी को इस्तेमाल करना है। और हम लोग ज़्यादातर एक ही चीज़ को थोड़ा सा महत्व देते हैं कि कभी कभी जो म्यूकस ज़्यादा है इंटेस्टाइन में, या गंदगी बहुत कड़ी हो गई है, तो उसमें 1/4 या आधा नींबू का रस मिला सकते हैं 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में, और फिर लेंगे तो वो गंदगी आसानी से निकल जाती है। आपको कम समय में वो गंदगी जो फूलती है, और नींबू जो है उसको, उसके जो म्यूकस को ब्रेक करता है और वो चिकनाई अलग करता है, और धीरे धीरे करके वो, तो नींबू आप मिला सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जो आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियाँ लोग मिलाते हैं, नीम का पानी मिलाते हैं, बहुत सारी, इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो दवाई है हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ये जो सवाल सर आपने किया था, वो मैं आता हूँ उस पर। एक सवाल और है कि क्या इससे कमजोरी आती है। लोग बोलते हैं कि हम लोग यदि लगातार एनिमा लेंगे, कोई कमजोरी नहीं आती है। कमजोरी आती है जब आपके शरीर में टॉक्सिन जमता है, और टॉक्सिन पूरे शरीर में, बंद कर लीजिए जिनका स्पीकर चालू है, तो इससे कमजोरी नहीं आती है। यह है कि जब एकदम से अचानक मल निकलता है तो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है शुरुआत में कुछ लोगों को, बाकी ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिससे कोई ये बोले कि कमजोरी आती है। कमजोरी नहीं आती है, आराम से हिम्मत के साथ आप इसको ले सकते हैं। और ये एक चमत्कारिक जादुई डब्बा हम लोग बोलते हैं, बहुत काम की चीज़ है। बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को, इन्होंने बोला है दिलीप भाई ने भी, कि कुछ ब्लोटिंग की शिकायत होती है, ये शुरुआत में कुछ इस तरह के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों सिम्टम आते हैं। किसी किसी को आप देखेंगे एनीमा देने के बाद ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है कि बोले थोड़ी देर के लिए दर्द होता है। कारण क्या है कि यदि कहीं आंतों में कोई मल चिपका हुआ है और वो इस पानी से जब हटता है, थोड़ी देर के लिए उस जगह पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होती है, वो दर्द होता है। वो 10-15 मिनट से आधा घंटे के बीच में वो दर्द अपने आप सबसाइड हो जाता है। और जो आप ब्लोटिंग की बात कर रहे हैं, आमतौर पे जो ब्लोटिंग होती है वो छोटी आंत में होती है। बड़ी आंत में जो ब्लोटिंग होती है वो तो ज़्यादातर नीचे से निकल जाती है। जो छोटी आंत की ब्लोटिंग होती है, क्योंकि ऊपर उसके वॉल्व होता है और नीचे ही वॉल्व होता है। छोटी आंत में क्या होता है, एक वॉल्व नीचे होता है जिसको अपन बोलते हैं एलियोसिकल वॉल्व, जहाँ अपेंडिक्स होता है, और एक वॉल्व ऊपर होता है स्टमक के नीचे, तो दोनों तरफ से वो बंद रहता है। तो यदि छोटी आंतों में यदि कोई खाना फर्मेंट हो रहा है, सड़ रहा है, तो ब्लोटिंग होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। बड़ी आंत में क्योंकि एक मल द्वार ओपन रहता है, वहाँ से आसानी से गैस पास हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि किसी को ऐसे सिम्टम आते हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो टेम्परेरी सिम्टम है, वो बहुत ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, उसको आप बोलते करते रहिए। क्योंकि यदि मान लो बड़ी आंत में ब्लोटिंग हो रही है, तो जैसे जैसे वो फर्मेंटेड मल जो है, सड़ा हुआ मल, टॉक्सिन जो निकलते जाएगा, आपकी आंतें क्लीन होती जाएंगी, और वहाँ से जो भी चीज़ फिर एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद आपके शरीर में वो प्योर होगी, तो वैसे भी दिक्कत नहीं होना है, तो ठीक हो जाएगा। तो इतने सवाल जो मुझे कॉमनली लोगों के सामने फेस करना पड़ते हैं, जिसको कि मुझे जवाब देना पड़ता है, वो मैंने आपके सामने रखा। और वो किताब मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर भी कर दी है। लोग चाहें तो उसको PDF में पढ़ें या उसको प्रिंट करा के पढ़ें जरूर। जो लोग भी चाहते हैं वो पढ़ेंगे, और उसमें कुछ यदि आपके सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं आप लोग को भी मौका देना चाहता हूँ कि शायद कुछ सवाल मुझसे छूट गया हो जो मुझे इंस्टेंटली समझ में आया, लेकिन ये बात मत भूलिए कि इंटेस्टाइन हेल्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। इंटेस्टाइन यदि आप क्लियर कर पाए, चाहे वो खाने से कर पाए, और यदि खाना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो एटलीस्ट बीच बीच में एनिमा लेके यदि आप क्लीन करते रहेंगे, तो शायद आपको बड़ी प्रॉब्लम होने की संभावना कम है।
हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मरीजों को, और ऑलमोस्ट ऑल मरीज हैं, मैं तो सभी को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खाने के बारे में जो हम लोग परिवर्तन की बात करते हैं, वो जितना हम लोग बोल रहे हैं, जो करता है उसके लिए बहुत दिक्कत आती है। पहली बात तो बेचारा घर में करना पड़ता है उसको, खाने में जो परिवर्तन होता है घर में करना पड़ता है। तो घर में दूसरे लोग जो कॉमन इंडियन स्टैंडर्ड डाइट या जैन या साउथ इंडियन स्टैंडर्ड डाइट जो भी खाते हैं, और उसके बीच में वो अकेला बेचारा आइसोलेट रहता है, उसके सामने उसको लगता है कि मेरे सामने क्या रख दिया। वो तो पहली बार उसको खाना मानते ही नहीं है, वो लगता है ऊपर से किसी ने मुझे एक सजा दे दी है कि बीमारी की, कि तू बेटा ये खा, और बाकी लोग सब पकवान चट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जो घर में करना सही में मुश्किल होता है। तो ये तो दिक्कत है। तो ऐसे लोगों को भी और बाकी लोगों को भी एनीमिया के बारे में सभी को समझना है और उसका इस्तेमाल करना है। इस किताब में कई जगह पे ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां बताया है कि लोगों को एक महीने में 60 बार, 70 बार, 80 बार भी एनीमिया दिया गया, और कैसे इस एनीमिया का इस्तेमाल करके साथ में डाइट को भी थोड़ा सा जोड़ा जाए। तो बहुत सारी सो कॉल्ड बीमारी जिसके कारण हम लोग फ्रिक्वेंटली डॉक्टर के पास, जैसे बुखार है, सर्दी है, इसके बाद सर दर्द है, थायराइड है, इवन बीपी है, नींद नहीं आने की बीमारी, ऐसी बहुत सारी बीमारी जिसके पास डॉक्टरों के पास हम लोग जाके भीड़ लगा के रखते हैं और खूब दवाइयाँ खाते हैं, और एक्चुअली में उसके बाद हम लोग शरीर को बीमार करते हैं। उस सबसे आप बच जाएंगे। एक बार इस प्रोसेस में आके देखिए, विश्वास के आधार पर करके देखिए, सलाह लेके। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको नहीं मालूम है, तो ज़रूर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, दिलीप भाई हैं, अखिलेश सर हैं, इसके बाद लखन शर्मा जी हैं, सागर मिश्रा जी हैं, रीना है, बहुत सारे लोग हैं, मीना है, उसके बाद पुष्पेंद्र है, इसके बाद ऐश्वर्य दीक्षित जी है, बंटी है, जो भी है जिनका नंबर आपके पास है भी, ग्रुप में भी है, तो किसी से ही पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल रहूँगा तो मैं भी बताऊँगा, पूछ के करिए और एक बार ट्राई करिए। हम लोग एक्चुअली में जिस चीज़ को आपको जोर दे के बोलना चाहते हैं कि वो इसलिए हम लोग उतावले होते हैं, मुझे लगता है कि कैसे कितनी जल्दी मैं आपको समझा पाऊँ। कारण है कि मैं खुद एक ऐसी परिस्थिति से निकला हूँ जहाँ पे सो कॉल्ड मेडिकल सिस्टम के अंदर में रहने से मैं आज शायद आपके बीच में नहीं होता। तो ये चीज मैंने सीखी, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैंने किताबों से पढ़ के, फिर किसी से बात पूछा, फिर किसी दूसरे से बात पूछा, किसी ने आधी बताया, फिर यूट्यूब से देखा, फिर किताबें खरीदी, बहुत पैसा खर्च किया, फोटो कॉपी कराई, एक चीज, पूरी किताब पढ़ता था तो उसमें एक चीज मिलती थी। तो मैं कुछ चीज सीख लिया, और मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से सीखने के बाद मैंने अपनी बीमारी को हरा दिया जो इनक्योरेबल थी, तो वो आप भी कर सकते हैं। बात जो अड़ती है वो है विश्वास की कमी के कारण और नॉलेज न होने के कारण। तो ये प्रोग्राम इसीलिए है कि मैं वो नॉलेज जो मेरे पास जितना भी है, ज्ञान जो मैंने किसी दूसरे से लिया है, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट से उसकी अभिज्ञता हासिल की है, कुछ प्रैक्टिकल करके, मैं चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे। और जिस दिन आप इस रास्ते पे आगे चले जाएंगे तो आप भी वही काम करेंगे जो मैं कर रहा, क्योंकि आपको इतना आनंद आएगा कि अरे अब तो कितना बड़ा फ्रीडम है कि मुझे डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं है। दिलीप भाई का कभी हम प्रोग्राम रखेंगे तो शायद पूरा एक सेशन हो जाएगा इनका। ये 15-17 साल से एक बीमारी से ग्रसित थे, मैं भी नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कभी इनके मुंह से हम लोग सुनेंगे। और जब ये हमारे पास आए थे तो इतनी मोटी फाइल लेके आए थे, लेकिन ये क्यों ओवरकम कर पाए? क्योंकि इनका लॉजिक सही था। ऐसा नहीं कि इन्होंने 10 जगह पूछा है, मैंने एक बार इनको बताया, इन्होंने तुरंत पकड़ लिया, पर ये कोई मैंने ठीक नहीं किया। इनका कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने इस बात को समझा, और मेरी मेथड जो है, मेरी मेथड नहीं, नेचुरोपैथी की मेथड जो मेरे द्वारा, मैं उसका प्रतिफलन हूँ, मेरे द्वारा उनके पास पहुंचा। तो जैसे मेरे पास किसी ने दिया था, मैंने उनके पास फॉरवर्ड कर दिया और उन्होंने ठीक किया इसके बाद अपने आप को, और उसके बाद वो कई लोगों को आज वो फ्री में इलाज कर रहे हैं, कितने लोगों को ठीक कर रहे हैं। और आहिरम रोग जो जबलपुर में है उसको स्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और रेगुलर प्रोग्राम करते हैं, और आज स्वस्थ हैं आप, तो डॉक्टर के पास जाने की अब सोचते भी नहीं है और सोचेंगे भी नहीं। और यही जो विचार है इसको फैला रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए भी है, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, और उसको आप बस प्रकृति पे, प्रोसीजर पे, जैसे आप जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाते हैं तो किस आधार पे जाते हैं? विश्वास के आधार पे, जबकि नॉलेज कुछ नहीं है। विश्वास के डॉक्टर के पास कुछ तो ज्ञान होगा, वो तो रिसर्च बेस्ड है, ये करके पहुंच ही जाते हैं ना, वो जो कुछ करते हैं। यहाँ मैं बोला जान के जाइए, आप प्रकृति को समझ के जाइए,
कि प्रकृति के क्या बोलते हैं और उसके नियम बिल्कुल सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं। बिना किसी प्रीवियस नॉलेज के भी आप कर सकते हो, सिर्फ सोचना है, दिमाग 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 की सेटिंग की बात है, अपना जो होता है नेटवर्क थोड़ा सा बदलना है, तब आप ये सीख पाएंगे और बीमारी से मुक्त। कितनी बड़ी बात आप कर पाएंगे, सोचिए। चमत्कार है आपके लिए तो, जीवन के लिए, मेरे लिए भी चमत्कार है, लेकिन वो एक्चुअली में चमत्कार नहीं है, तो सिंपल लॉ ऑफ नेचर। तो ठीक है, आज इसको मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहा हूँ। अब आपका कोई सवाल जो मेरे इन जवाबों में छूट गया हो तो ज़रूर उसको रखिए, मैं यथासंभव प्रयास करूँगा। और साथ में हमारे दूसरे मित्र भी हैं, वो भी यदि जवाब देना चाहेंगे तो उस पर जवाब दे पाएंगे, सभी को मौका है। तो अब मैं आपको मौका दे रहा हूँ, बाकी जितने लोग भी आज प्रोग्राम में शामिल हैं वो बता सकते हैं। और जो अभी मैंने बोला इसके बीच में, इन बारे में भी किसी के कोई शंका है तो वो भी बता सकता है। जो कॉमन सवाल मैंने उठाए थे, बहुत सारे सवाल तो उसमें करीब करीब कवर हो गए हैं, नए सवाल शायद नहीं होंगे, फिर भी यदि कुछ बचा है तो ये डब्बा ऑनलाइन मिल जाता है और सर्जिकल जो दुकानें हैं उसमें ही मिल जाता है। जी बताइए। तो जब तक किसी का हाथ नहीं उठता तो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास 2-3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि बिना किसी दवाई के जीना रहना सीख लेना, मतलब 100% ऑफ जो नेचुरल लाइफ स्टाइल, 100% नहीं, शहर में तो 100% होगी नहीं, लेकिन मैक्सिमम जिसमें कि फूड करीब करीब आपका रॉ हो जाएगा, तो फिर आप तो ये डब्बा अब्बा भूल जाइए, डॉक्टर के पास भी भूल जाइए, डब्बा भी भूल जाइए। और ये फर्स्ट रास्ता है, इसमें तो कहीं बीमारी का कोई चांस नहीं, एक्सीडेंट केस छोड़ दें, डॉक्टर के पास नहीं जाना। दूसरा रास्ता है कि आप किसी वजह से अच्छे से लागू नहीं कर पा रहे हैं, रॉ फूड 100% लागू नहीं कर पा रहे हैं, फलाहार भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या एक ही टाइम कर पा रहे हैं, कई बार 2 बार हो जाता है, कई बार पार्टियों को खाना पड़ता है, तो ऐसा भी है लाइफ स्टाइल में, सोशल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो उनके पास रास्ता है मध्यम मार्ग कि बीच बीच में एनीमा लेते रहें। और तीसरा रास्ता है ना एनीमा लें, ना लाइफ स्टाइल चेंज करें, ना रॉ फूड खाएं, ना फल खाएं, और रेगुलर डॉक्टर के पास जाएं, अपना पैसा खर्च करें, अपने परिवार का समय, परेशानी, शरीर का नाश करें। 3 ही रास्ते हैं। अब आपको चाहिए इन तीनों रास्तों में से कोई चुन लेना जो आपको पसंद हो। तो हमारे पास तो लगता है 2 ही ऑप्शन रहना चाहिए। एक तो फर्स्ट है कि 100% कोशिश करना चाहिए कि बीमारी ना हो, और दूसरा है कि बीमार होने का चांस जो बन रहा है उसको यदि हमको कम करना है या उसकी सीवियरिटी कम करना है तो हमको एनीमा लेना सीखना चाहिए। आप दुनिया में किसी भी नेचुरोपैथिक सेंटर में जाएंगे और यदि वहाँ जाके बोलेंगे मैं एनीमा नहीं लेता हूँ तो शायद आपकी एंट्री नहीं होगी। फिर वो बोलेंगे एक ही कंडीशन है कि आपको लॉन्ग फास्ट में या लॉन्ग आपको रॉ फूड पे रहना पड़ेगा, तब एनीमा लें। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, हमको 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आपके सैनिटोरियम में, आपके चिकित्सा केंद्र में, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में रहना, मैं एनीमा नहीं लूँगा, तो ज़्यादातर लोग तो आपको भगा देंगे, तो उनको मालूम है तब आपको बहुत तकलीफ होगी। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, देखिए, यदि आप ये सब करते हैं और एनीमा नहीं लेते तब क्या होगा? मान लीजिए आप अचानक फलाहार पे आ जाते हैं और एनीमा नहीं लेते, तब आपको होगा कुछ नहीं, तकलीफ बहुत होगी। कुछ दिन जो है ना, शुरुआत के 10-15 दिन ये निकालना आपको बहुत दिक्कत होगी, जिसमें आपका ज़्यादातर चांस है कि आप बैक चले जाओ, वापस उसी खाने पे चले जाओ, क्योंकि टॉक्सिन इतनी तेजी से बॉडी से निकलता है। जो ज़्यादातर टॉक्सिन हमारे खून में आता है वो किडनी से बाहर हो जाता है, और उससे भी बड़ा एक पार्ट आता है हमारी आंतों में, बड़ी आंतों में, छोटी आंत से फिर उसका बड़ी आंतों में आता है, तो वो आपको परेशान कर देगा, क्योंकि रीअब्जॉर्ब होता है, वहाँ से भी पड़ा रहेगा तो रीअब्जॉर्ब होता है। तो रीअब्जॉर्ब होगा तो आपके ब्लड में जाएगा, फिर आपको ट्रिगर करेगा, आप डिप्रेशन में आएंगे, आपको इरिटेशन होगा, आपके वही सिम्टम जो आपको बीमार कर रहे थे फिर से पैदा होने लगेंगे, और आप बड़े असहज हो जाएंगे, दर्द बढ़ जाएगा, बुखार आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ होगी।
तो ये तमाम चीज़ों को यदि 50%, 60%, 70% सब्साइड करना है और आपकी इस जर्नी को इजी बनाना है, तो फॉर द टाइम बीइंग कुछ दिनों के लिए एनीमा लेने से, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, फ़ायदा होता है। तो आप लोग, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, क्योंकि जो लोग दूर में रहते हैं ना, उनको तो मालूम नहीं वो घर में क्या कर रहे हैं, तो कॉमनली मैं ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि आप एनीमा ज़रूर लें यदि आप लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं। तो उसका जो अनुभव, फीडबैक आता है वो पॉजिटिव ही रहता है, लोगों को ज़्यादातर फायदा होता है। जी बताएं, किसी का और कोई सवाल हो तो। जो लोग नए हैं सर और जिनको किसी तरह का कोई झिझक है, तो जैसा आपने बताया, वो पर्सनली भी कॉल करके डिस्कस हाँ, कर सकते हैं और बिल्कुल, पूछ बिल्कुल। सकते हैं। श्योर। तो उससे एक और थोड़ी सी केवल झिझक हटाने की जरूरत है। मैं तो हिम्मत करने की जरूरत है ये भी नहीं बोलना चाहता हूँ। केवल जो एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, एक झिझक है, उसको आपस में इंडिविजुअली बात करके उसको आसानी से आप ये कर सकते हैं। ठीक। देखिए, अभी सागर जी ने बताया था, मैं हर 2-3 महीने में एक बार उससे बीच से पूछता था कि सागर जी एनीमा लेते हो क्या? बोले सर मैं तो हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। 1.5 साल के बाद हिम्मत किया। अच्छा, इसमें ज्यादातर दिक्कत क्या होती है कि जो महिलाएं होती बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट होती है, यंग बच्चियां और महिलाएं, उनको लगता है कि क्या काम बोल दिया इन्होंने, किसके पास जा दिया है, डॉक्टर है, ये बोलता है कि खुद अपनी हाथों को साफ करो। ये तो डॉक्टर लोग वहां जाते हैं तो वार्ड बॉय आते हैं, वो इंटेस्टाइन क्लीन कर देते हैं, मुझे करना पड़ेगा। तो बड़ा इसको, लेकिन जितना आपको गंदा लग रहा है ना, इसको आप एक बार ले लेंगे तो उतना ही अच्छा लगने लगेगा आपको, तब आपके समझ में आएगा इसकी वैल्यू क्या है। मैं जो बार बार इतना स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ, एक बार कभी ट्राई करके देखिए। सिंपल, कुछ भी बीमारी नहीं है तो भी ट्राई करके देखिए। आप पका हुआ खाना खाते हैं तो कोई बीमारी ना होने के बाद भी आप एक बार सोने के पहले सिंपल वाटर से एनीमा लीजिए और उसके बाद दूसरे दिन बताइए कि आपको कैसा लगा, फीलिंग, आपकी नींद और बाकी चीजों में क्या क्या अंतर आया। एक बार है, वो बीमार है तो उनकी बात ही अलग है, इतने काम की चीज। जी बताइए, और किसी का कोई सवाल है? नहीं तो फिर समय भी समाप्त हो रहा है और आज का ये सेशन हम लोग यही समाप्त करेंगे। सर एक और रिक्वेस्ट था आपसे, ये लिम्फ और लिम्फेटिक सेल, इसके बारे में थोड़ा सा किसी दिन डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत कॉमन वो चीज नहीं है हाँ, बॉडी, और बिल्कुल। उसका क्या फंक्शन है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में तो आपको डॉक्टर लोग जो आमतौर पे चर्चा करते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की चर्चा करते हैं। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, इससे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तो आर्टरी से जाता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो ब्लड में जाता है, ब्लड इस खाने को पूरे सेलों तक ले जाता है, फिर सेल से जब ये प्रोसेस खाना हो जाता है तो जो गंदे पदार्थ बचते हैं और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू फिर वापस जाता है हार्ट में, हार्ट से फिर जाता है फेफड़े में, फेफड़े से फिर आता है हार्ट में और उसके बाद पूरे शरीर में जाता है। ये सिस्टम बना हुआ है। इसके अलावा भी एक सफेद खून होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ, जिसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल रहते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे जो टॉन्सिल है वो उसी का पार्ट है। इसका पार्ट है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का। हमारे पूरे शरीर में लिम्फ सिस्टम फैला हुआ है, उसमें लिम्फ नोड होते हैं बीच बीच में, जो फिल्टर का, जैसे किडनी होती है ना, किडनी ब्लड को साफ करती है, ऐसे हमारे लिम्फ नोड होते हैं जो कांखों में यहाँ साइड में ज्यादा होते हैं और हिप जॉइंट के पास ज्यादा होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इसमें से वो जो गंदगी जो ब्लड में आती है, तो ब्लड से कई बार गंदगी को लिम्फ सिस्टम में डाल दिया जाता है सफाई के लिए, जो बाकी सिस्टम से नहीं साफ होगी। तो सबसे बड़ा हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम जिसका क्लीन है, सुन लीजिए, लिम्फ सिस्टम जिसका क्लीन, उसको कोई बीमारी नहीं होती, जैसे आंतों के बारे में बोला। और लिम्फ सिस्टम गंदा होता है, उसका कारण मैंने बता दिया अभी आंतों, क्योंकि आंतों में लिम्फ टिश्यू सबसे ज्यादा होता है। तो ये सिस्टम हमारे पूरी इम्यूनिटी का, हमारी हेल्थ का एक बहुत, लेकिन ये कोई भी बात नहीं, कभी आपने सुना है किसी डॉक्टर ने बोला कि आपका लिम्फ क्लीन होना चाहिए? कोई नहीं बोलता।
कभी नहीं बात होती है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात करने से बहुत सारी चीजों की समस्याएं जो है वो समाधान की तरफ चली जाएंगी। तो लिम्ब सिस्टम को हम किसी दिन एक दिन आप बोलेंगे तो मैं एक क्लास रखता हूँ, लिम्ब सिस्टम को आप लोग को समझा दूंगा, और वो हमको मदद करता है। जो हम मालिश करते हैं ना, मालिश करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, और जो दूसरी जो क्या बोलते हैं मैनिपुलेटिव थेरेपी करते हैं, उससे लिम्ब सिस्टम एक्टिव होता है। यदि हमको मालूम है कि लिम्ब की मालिश कैसे की जाती है, किस तरफ करने से लिम्ब का बहाव किस तरफ होता है, यदि वो मालिश करने का, लोग तो आंख बंद करके मालिश करते हैं, उससे फायदा नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा मालिश कैसे करेंगे। मालिश करेंगे तो आप देखेंगे लिम्ब का बहाव होगा और टॉक्सिन आपका आगे बढ़ेगा और आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो उसके लिए बड़ा पूरा एक सेशन की जरूरत होगी। अब करेंगे 9 दिन का ये जो प्रोग्राम हमारा खत्म होगा इसके बाद। तो ऐसा जो आप सुझाव देते हैं ये आप ग्रुप में भी डाल दीजिए, तो मैं उसको नोट भी कर लूंगा। तो अब आगे नवंबर से तो बहुत बड़े प्रोग्राम होने वाले। एक बड़ा प्रोग्राम दिलीप भाई के साथ स्कूलों में कुछ प्रोग्राम करने का बना है कि बच्चों को ही एकदम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जहाँ से उनका लाइफ डाइवर्ट होती है, उस जगह पे हम लोग इस हेल्थ की जो बीज डाल दें उनके। तो एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो अभी मेरे एग्जाम के बाद चालू होगा। तो उस बीच में हम एक और प्लानिंग मेरी चल रही है दिमाग में, शायद 1-2 लोगों से मैंने जिक्र किया कि रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम 4-5 दिन के चालू करने वाले हैं। 3 दिन से 5 दिन, मतलब आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ खाना है, मेरे साथ सीखना है और मेरे साथ घूमना है। तो ये प्रोग्राम 2, 4, 5 जितने लोग आएंगे उन सबको लेके करेंगे, और किसी अच्छी जगह पे करेंगे जहाँ पे कि घूमने की भी जगह हो, तो आपका पर्यटन भी हो जाएगा और हेल्थ भी बन जाएगी और कुछ सीखने भी मिल जाएगा। तो ये सब नेक्स्ट ईयर के प्रोग्राम हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे, और बहुत अच्छा लगा। और इस विषय को आप लोग थोड़ा गंभीरता से सोचिए और इसको अपनाने की कोशिश कीजिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू, नमस्कार।